स्वागत है आपका सीरीज बिहार और नक्सल के दूसरे एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे माओ की थ्योरी चाइना से निकलकर बंगाल के नक्सलवाड़ी और नक्सलवाड़ी से निकलकर बिहार पहुंचती है। तो आज हम आपको बताएंगे 90 के दशक के बारे में, जिन परिस्थितियों में एक ऐसी सेना का निर्माण हुआ जिसे कॉमरेड प्यार से कसाई बुलाने लगे। 87 की घटना दलेर चक बखौरा और उसके बाद सनलाइट सेना का हथियार डाल देना। उसके बाद बिंदु सिंह और किंग महेंद्र द्वारा बनाया हुआ एक सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, जिसके नेता डायमंड की अरेस्टिंग के बाद उसका विलुप्त हो जाना। और फिर 94 में बनी रणवीर सेना। किन परिस्थितियों में, वो जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। आज बात करेंगे 90 के दशक के बारे में, जिन परिस्थितियों में रणवीर तैयार हुआ और कैसे सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई जातियों को जातियों से लड़वाने और नरसंहारों के दौर को शुरू करवाने में। बात है 1994 की, जब माले अपने चरम सीमा पर था और उस समय मौजूदा सरकार थी राजद की, जिसके सुप्रीमो थे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव। नक्सलवाद अपना पैर पसार रहा था, लेकिन सरकार मौन थी। शायद जानबूझकर देखकर भी अनदेखा किया जा रहा था उन परिस्थितियों को, क्योंकि तत्कालीन सरकार नक्सलियों के संगठन भाकपा माले के साथ गठबंधन में थी और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव गरीबों के, दलितों के, महादलितों के तथा कथित मसीहा बन बैठे थे। यह वही सरकार थी, यह वही लालू था जिसने जातियों के दम पर जातियों को बदला लेना सिखाया। यह वही लालू था जिसने लोगों को फॉरवर्ड विरोधी बना दिया था। एक ऐसा बीज पूरा बाल साफ करो का और परवल मत खाओ का बोया, या ऐसा स्लोगन तैयार किया जिसने बिहार के सवर्णों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। जो जातियां एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ करती थीं, एक दूसरे के साथ मिलकर जिनका रोजमर्रा का कार्य चलता था, जिस सहयोग से एक दूसरे के साथ खेती की जाती थी, आज वो जाति ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस तरह का बीज बोया गया सरकार द्वारा दलित और महादलितों के नाम पर, कि जिसे अब निकाल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लालू को पता था कि भूमिहार जाति के ब्राह्मणों के पास जमीन अधिक है और पुराने वैचारिक मतभेदों के कारण भूमिहारों के साथ दूसरा कोई सवर्ण खड़ा भी नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से जो लालू के मन में भूमिहारों के प्रति पुरानी रंजिश थी, उसे निकालने में उन्हें सफलता मिल गई। उन्होंने नक्सलवाद को वहां पनपने दिया जहां भूमिहार बहुल इलाके थे। लालू ने वो कर दिखाया जो अभी तक किसी ने सोचा तक नहीं था। मन इतना बढ़ा दिया कि नक्सली जमीन पर तो कब्जा कर ही रहे थे, झंडा गाड़ ही रहे थे, किसानों की हत्याएं तो कर ही रहे थे, अब उनके घर में घुसकर उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले भी जाने लगे। जहानाबाद जैसे इलाकों में न जाने कई ऐसे घटनाएं घटी जिसमें महिलाओं के साथ विभत्स रूप से अत्याचार अनाचार किया गया। अब पानी नाक से ऊपर आ गया था और आत्मसम्मान और घर की इज्जत को बचाने के लिए जब प्रशासन ने साथ देना बंद कर दिया उन मजबूर किसानों का, तब जरूरत आन पड़ी हथियार उठाने की। अब तक 5000 एकड़ जमीनें परती पड़ चुकी थी। नाकेबंदी की वजह से न सिर्फ खेती रुकी थी, बल्कि न जाने कितने ही किसानों की बेटियों की शादियां भी रुक गई थी। आज तक कई किसानों की बेटियां कवारी रह गई, क्योंकि जिस गांव में नाकाबंदी हो जाती थी, उस गांव से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। वो गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था। पैन, पोखर, ईंट भट्टों पर अभी तक नक्सलियों का कब्जा हो चुका था। हर गांव से तकरीबन इन्हें भी लेवी मिलना शुरू हो गया था। नक्सलियों के हुक्मरानों ने उन्हें यह बतला दिया था कि पूरे गांव से लोहा लेने से बेहतर है कि उस क्षेत्र के जो सबसे दबंग व्यक्ति हो उसे गिरा दो, अपने आप पूरा गांव सरेंडर कर देगा। और यही हुआ भी। दनौर बिहटा के सबसे दबंग व्यक्ति ज्वाला बाबू को नक्सलियों ने 5 परिवार के साथ तब मार गिराया
जब वह पार्टी से समझौता करने की स्थिति में आ गए थे। नक्सलियों ने उन्हें गुड फेथ में मार दिया। एक तरफ राजपूतों को चैलेंज कर दिया गया था और फिर एकवारी के भोला बाबू को, जो उस क्षेत्र के दबंग व्यक्तियों में से एक थे, उनको भी नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। अब की बार भूमिहारों को चैलेंज किया गया था। तभी बेलाउर में नक्सलियों द्वारा नाकाबंदी कर दी गई, लेकिन किसानों की एकजुटता और प्रतिकार ने बाबा रणवीर चौधरी का नाम लेकर 7 दिनों के अंदर ही नाकाबंदी तोड़ दिया। यह एक बहुत बड़ा पैगाम था पूरे बिहार के किसानों को। पहली बार इतनी जल्दी नाकाबंदी टूटी थी। बेलाउर के नाकाबंदी टूटने का श्रेय मुखिया जी को जाने लगा था। जी, वही परमेश्वर मुखिया। वहीं के बाबा रणवीर चौधरी ने एक बार पहले भी चंद कुछ लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी फौज को हरा दिया था, एक बड़ी आताताई मुसलमानों की फौज को। उसी बाबा रणवीर चौधरी के नाम पर संगठन का निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा अखिल भारतीय रणवीर महासंघ। बेलाउर की घटना से पहले नक्सलियों ने एक नारा दिया कि ध्वस्त किया बिहटा एकवारी, अब की है बेलाउर की बारी, जिसके प्रतिकार में एक नारा लगा कि न बिहटा न एकवारी, नक्सल के भूत बेलाउर उतारी। और इसी नारे के साथ बेलाउर की नाकाबंदी तोड़ दी गई। बेलाउर की घटना ने किसानों को गोलबंद कर दिया था। परमेश्वर मुखिया ने इसमें एक अहम भूमिका निभाया अपने सहयोगियों के साथ, और फिर अस्तित्व में आया किसानों का एक ऐसा हथियारबंद दस्ता जिसे तत्कालीन सरकार ने 4 अक्टूबर 1994 की घटना के बाद रणवीर सेना का नाम दे दिया। रणवीर सेना इसलिए क्योंकि यह शुरू हुआ बेलाउर की उस गांव से जहां के रहने वाले थे बाबा रणवीर चौधरी। औरंगाबाद, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, आरा, पटना, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, जहां जहां फॉरवर्ड जोन था, वहां वहां किसानों को गोलबंद किया जाने लगा। जमीनें दूसरे जातियों के पास भी अधिक थी, लेकिन इस सरकार की वजह से उन्हें कोई टच करने वाला भी नहीं था। भभुआ के तरफ राजपूतों को भी जमीनें थी। औरंगाबाद के राजपूतों को जब शोषित किया जाने लगा तो उन्होंने भी रणवीर का साथ हाथ बढ़ा कर दिया, और राजपूत भाइयों की मदद से एरिया कमांडर वहां तैयार हुए। गांव के घर घर से रणवीर को ब्रिगेड तैयार करने के लिए चंदा जाने लगा। राजपूतों ने भी अच्छी मात्रा में चंदा दिया, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जमीनें थीं यादव और कुर्मियों के पास, उन लोगों ने भी समर्थन किया, और रणवीर सेना को दक्षिणी बिहार में मजबूती मिलते चली गई। लालू का राजनीतिक दिमाग देखिए, उसने रणवीर को भी बढ़ने दिया। दलितों का मसीहा, गरीबों का पोस्टर बॉय लालू, उसने ना तो रणवीर को रोका और ना ही नक्सलियों को। लालू अपना दांव चलते रहना चाहते थे। उन्हें भूमिहारों का भी सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता था कि बिहार की राजनीति में भूमिहार एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी कहीं पर भी इस पूरे राजनीतिक खेल को एक नया मोड़ दे सकता है, और अगर इन्हें लेकर नहीं चले तो फिर बिहार पर राज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। उसने कभी भी रणवीर को थामने की कोशिश नहीं की। जब पूरे भारत से बिहार पर दबाव डाला जाने लगा, पूछा जाने लगा कि आखिर नक्सलियों का पैर बढ़ाना बिहार में सरकार की फेलियर और प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं तो और क्या है। जब संसद की गलियारों में और राष्ट्रीय मीडिया चैनलों में सवाल उठने लगा लालू की सरकार पर, तो लालू ने एक अद्भुत नीति कही। उसने प्रशासन के द्वारा नक्सलियों को रोकने के बजाय रणवीरों से नक्सलियों और दलितों का नरसंहार कराया, ताकि दलित भूमिहारों के खून के प्यासे हो जाएं और रणवीर नक्सलियों और दलितों के। अगर पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है तो क्योंकि नक्सली और दलित सरकार के विपरीत खड़े हो जाएंगे, विरोध में उतर जाएंगे और पूरा वोट बैंक बर्बाद हो जाएगा,
इसलिए उसने प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होने दिया। उसका साफ आदेश था, लड़ने दो दोनों को, अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। ये आपस में लड़कर खुद खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जब संख्या कमजोर हो जाएगी तो क्रेडिट खुद ब खुद सरकार को मिल जाएगी। दोनों के सामने अच्छा बना रहा लालू। अपने कार्यकाल में कभी मुखिया जी पर आंच भी नहीं आने दी और नक्सलियों को भी मरने से नहीं रोका। लालू अपने प्लान में सफल हो चुके थे। उन्होंने नक्सलवाद को दक्षिणी बिहार से भूमिहारों की सेना रणवीरों के हाथों पूरी तरह सफाया करवा दिया था। रणवीरों का ऐसा खौफ पैदा कर दिया पूरे बिहार में कि इनके नाम से ही दहशत हो जाती थी। इतना द्वेष भरवा दिया, इतनी क्रूरता भर दी रणवीरों के अंदर कि नक्सलियों और दलितों के खिलाफ की औरतें, बच्चे तो दूर, मवेशी भी नहीं बच पाए उस आग में जलने से। जीता जागता उदाहरण बाथे, बथानी टोला, परस बिघा, शंकर बिघा, नारायणपुर था। देखते ही देखते किसानों का यह संगठन देश का सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला और संगठित सेना बन गया। उस लालू की ही हिमाकत थी कि आज भी कॉमरेड इसे प्यार से कसाई कहते हैं। इसी बीच चौरम के 9 मर्डर के बाद 18 मार्च 1999 को भूमिहारों का दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार अरवल जिला के सेनारी गांव में नक्सलियों द्वारा कर दिया गया। इसकी जिम्मेदारी ली एमसीसी और पीपल्स वॉर ने। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह कहते हुए सेनारी उन मृतकों के पास जाने से मना कर दिया था कि भूमिहार हमको वोट थोड़ी देता है, जिसका बदला एक सप्ताह में 7 नरसंहार करके रणवीर सेना ने लिया और बिहार में 18 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। रणवीर सेना ने अपने दम पर बिहार में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगवा दिया और यह सब सेना के सुप्रीमो परमेश्वरनाथ सिंह उर्फ मुखिया जी ने बैठे बैठे करवा दिया था। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज अखबार में उन्होंने 9 जनवरी 1999 को ही इंटरव्यू में यह कह दिया था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे। लालू चाहते ही नहीं है कि यह खूनी संघर्ष रुके, इसलिए मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसके बाद अंतिम नरसंहार हुआ मियापुर, जिसने लालू की सरकार को बर्खास्त करा दिया और फिर बिहार के इतिहास में आज तक राजद की सरकार लौट कर नहीं आई। मियापुर को बैलेंस ऑफ टेरर के नाम से भी इतिहासकार या विश्लेषण करने वाले लोग लिखते हैं। मियापुर ने सिर्फ लालू की सरकार ही नहीं गिराई, बल्कि बिहार में पूर्णतः शांति पसार कर रख दी। नक्सली वापस नक्सलवाड़ी और झारखंड के कुछ जिलों में शरण लेने को मजबूर हो गए। बिहार से लगभग नक्सल खत्म हो गया। रणवीर सेना की कार्रवाई ने बहुत हद तक नक्सली गतिविधियां बिहार में बंद करवा दी। बहुत से सीपीआई और नक्सली नेता भी अब तक ढेर हो चुके थे। मुखिया जी ने लालू राज में ही सरेंडर कर दिया था। खैर, वो फिर कभी किसी और एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।